हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। संगम सिर्फ नदियों के नहीं, सरकार और दायित्वों के भी होते हैं। आसमान में जल भंडारों पर लहराता तिरंगा और शुष्क जमीन के सीने पर मुस्कुराते जलकमल। जो कवायद चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, आज वह धरती पर उतर रही है। अपने भगीरथ प्रयास से प्रदेश में जल जीवन मिशन की सफलता सुनिश्चित करते माननीय मुख्यमंत्री दिन में रंगोली सजाता, रात में दिवाली मनाता विंध्य और बुंदेलखंड। हर घर में पानी की ये धार अब सालों भर बरकरार रहेगी। यही तो है सबका साथ, सबका विकास। मेरा नाम सल्तनत प्रवीण है। मैंने यूपीपीसीएस 2022 में 6th रैंक हासिल की है और ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है। मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने अपनी इनिशियल स्टडीज़ अपने गांव से की है, दर्जीटोला के नेशनल एग्लो पब्लिक स्कूल से। यहाँ मैंने क्लास 8 तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट न्यू वे स्कूल से किया, जो कि लखनऊ में है। फिर मैंने बीटेक ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से किया, जो वो भी लखनऊ में है। ये मेरा 2016 में पास आउट हो गया था। 2017 से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स का, मेंस का और फिर इंटरव्यू का। प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इकॉनमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और एक दूसरा पेपर होता है सीसैट का। तो चूँकि मेरा बीटेक बैकग्राउंड रहा है तो सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी। तो मैं एक दिन पहले सीसैट पढ़ती थी और उससे मेरा सीसैट क्वालिफाई हो जाता था। GS1 की बात करें तो वो बेसिकली स्टैटिक और करंट का कॉम्बो होता है। तो स्टैटिक जो है, मैंने ज्योग्राफी के लिए वही NCERTs पढ़ी थी। हिस्ट्री अपना NCERT से कवर किया था, एंशिएंट और मिडाइवल। और मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। उसके स्पेक्ट्रम के जो पीछे के 4-5 पेजेस हैं ना, जिसमें जो टैबुलर फॉर्म में है, वो काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ा था। उसको कई बार याद किया था, बाय हार्ट उसको मेमोराइज़ कर लिया था, बहुत बार रिवाइज़ किया था, तब वो याद हुई थी चीज़ें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे उसमें ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं, कांग्रेस सेशंस दिया है, गवर्नर जनरल के बारे में दिया है। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। खास करके जो इवेंट्स हैं, कई बार क्रम में लगाने को आ जाता है, स्पेशली 1857 के बाद वाले जो इवेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्पेक्ट्रम से काफ़ी अच्छे से मेमोराइज़ कर लिया था। तो हिस्ट्री मेरी यहाँ से कंप्लीट हो गई थी, और ज्योग्राफी करंट था, और मेरा स्टैटिक पोर्शन था जो कि NCERT से कंप्लीट हुआ था। इकोनॉमी के लिए मैंने पूरी तरह से करंट पे ही निर्भर थी। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे वो एक मैंने कोचिंग वीडियोज़ देखे थे, तो उससे मेरे GDP और GST जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो क्लियर हो गए थे। और इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादातर करंट से ही आते हैं। तो अगर आप बेसिक्स कंप्लीट है तो करंट के क्वेश्चंस करने में ज़्यादा, समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑप्ट की थी, जिससे कि एक मुझे पता चल सके कि कहाँ कहाँ मेरी कमी है, मैं किस किस फील्ड्स में लैक कर रही हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में मुझे गहरा अध्ययन करना है। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज़ ली थी, ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज़ ली थी। तो इस तरह से मैंने टेस्ट सीरीज़ लगा के प्रीलिम्स के अपने कमज़ोर पॉइंट्स पे काम किया। और टेस्ट सीरीज़, आई थिंक इसमें ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो प्रीलिम्स के लिए जो एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने किए थे 1992 से लगा के 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। ये इन क्वेश्चन से मैंने काफ़ी बार रिवाइज़ भी किया था, क्योंकि यूपीपीसीएस में देखा गया है कि लगभग 2-3 या 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जैसे साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली 3-4 क्वेश्चन फंस गए थे मेरे इस बार के, और मिडीवल हिस्ट्री के भी 1-2 क्वेश्चन फंसे थे जस्ट बिकॉज ऑफ PYQs। तो PYQs इसमें यूपीपीसीएस में बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो PYQs बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है और कई बार करना है, सिर्फ 1 या 2 बार करने से नहीं होगा, एटलीस्ट 6-7 बार आपका PYQ रिवाइज़ होना चाहिए। करंट की बात करें तो करंट अफेयर मैंने 2 मैगज़ीन्स लिए थे, और 2 मैगज़ीन्स, एक घटनासार का लिया था और एक दृष्टि का आता है वो लिया था। वीडियोज़ देखे थे करंट अफेयर के लिए, एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वीडियो आता है यूपी स्पेसिफिक, वो देखा था, और स्टडी IQ का वीडियो आता है, वीडियो एक सीरीज़ आती है वीडियो की, वो देखी थी। तो इससे मेरा करंट कवर हो गया था। मेंस की बात करें तो प्रीलिम्स के जस्ट आई थिंक प्रीलिम्स के 1 हफ़्ते बाद मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था,
तो अगर ऑप्शनल की बात करें तो अभी तो यूपीपीसीएस से ऑप्शनल हट गया है, बट ऑप्शनल को मैंने काफ़ी टाइम दिया था और मैं इंश्योर करती थी कि जितने भी सिलेबस में मेंशन्ड टॉपिक्स हैं वो मेरे पास उसके नोट्स हों, और मैं उसको काफ़ी टाइम रिवाइज़ करती थी। एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स मैंने टॉपर्स के नोट्स से बनाए थे और सौशिन मैम का वीडियो लेक्चर देखा था, तो उससे मेरे आंथ्रो के नोट्स कंप्लीट हो गए थे। और एक बार जब नोट्स बन गए थे तो मैंने उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया था। GS1 की बात करें तो इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ इवेंट्स और ये सब चीज़ें कवर होती हैं, सोसाइटी वगैरह कवर होती हैं। तो सोसाइटी के नोट्स मैंने प्रीलिम से पहले ही बना लिए थे। हिस्ट्री तो पढ़ा ही था पहले से। नोट्स हिस्ट्री के मैंने आज सच कुछ नहीं बनाए थे, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के मैंने नोट्स बनाए थे वीडियोस देख के। अनअकैडमी के वीडियोस से मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे। और ज्योग्राफ़ी जो मैंने NCERT से पढ़ी थी, बस वही बेसिक चीज़ें थी मेरे पास। तो ज्योग्राफ़ी के नोट्स मैंने बेसिकली NCERT से कवर किया था। उसका भी आज सच कोई नोट्स नहीं बनाया था, बट जैसे कई सारे टॉपिक्स थे, लाइक अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, तो इन सब का एक एक पेज मेरे पास तैयार था जिसको मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया। एक तो ये ऑलरेडी करंट में चल रहा था क्योंकि इसके टाइम साइक्लोन आया था और फ्लड भी आया था जब मेरा एग्ज़ाम होने वाला था। तो ये कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स थे ज्योग्राफी में जो मुझे करना ही करना था और पोटेंशियल था कि इस पे क्वेश्चंस आ सकता है। GS1 में यूपी स्पेसिफिक भी कई सारे थे कि यूपी के ज्योग्राफी के बारे में और यूपी के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो यूपी स्पेसिफिक की एक बुक आती है घटना चक्र की, मैंने वहाँ से काफ़ी चीज़ें कवर की थी और उसमें काफ़ी क्लियरली मेंशन है यूपी का कल्चर, यूपी के क्या क्या धरोहर हैं, हेरिटेज साइट्स क्या क्या हैं, और यूपी का तराई क्षेत्र कौन सा है, प्लस बुंदेलखंडी, ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी में क्या क्या ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हैं। ये सारी चीज़ें वो बुक से कवर हो गई थी। और जो चीज़ें नहीं कवर थी, जैसे कि बहुत सारे उसमें यूपी स्पेसिफिक टॉपिक्स थे जो दृष्टि और घटना चक्र में कवर नहीं था, तो उसको मैंने ध्येय की एक बुकलेट आती है यूपी स्पेशल, वो ली थी जिसमें यूपी के GS1, GS2, GS3 का पार्ट कवर था। तो उससे मैंने 2-3 टॉपिक्स उस बुकलेट से पढ़ा था। टॉकिंग अबाउट GS2 पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कवर की थी मैंने और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया था। उसमें मैंने नोट्स बनाए थे जैसे कि जो उस वक्त न्यूज़ में थे, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, गवर्नर का रोल हो गया और NGOs हो गए, SHGs हो गए, जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इसके मैंने बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एंटी डिफेक्शन का जो केस था उस वक्त काफ़ी हाईलाइटेड था, तो उसमें मैंने एक पेज का नोट बनाया था और बहुत ही शॉर्ट था। उसमें मैंने मेंशन किया था कि किस आर्टिकल में मेंशन है, ये नोट्स बनाने का तरीका बता रही हूँ मैं, वो किस आर्टिकल में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है या नहीं है, कौन सा आर्टिकल है और किस शेड्यूल में है, किस पार्ट में है, ये सब, उसका क्या रोल, कौन उस पर फैसला लेता है एंटी डिफेक्शन पे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रहे हैं उस पर। तो अगर मैं आंसर लिखना शुरू करती थी तो मैं आर्टिकल से लिखना शुरू करती थी, और जब मैं कंक्लूजन लिखती थी तो उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से या कोई कमीशन उससे रिलेटेड है तो उससे ख़त्म करती थी कि ये रिकमेंड किया गया है या सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। तो ऐसे मैं आंसर को कंक्लूड करती थी। ये पॉलिटी के लिए था। इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी मेरे बेसिक्स कोचिंग के नोट्स से किया था, जैसे कि वाजीराम का नोट था, तो इकॉनमी के बेसिक्स मैंने वहाँ से कवर किए थे। और करंट के लिए अपडेट रहने के लिए मैंने फिर से यूट्यूब वीडियोस का सहारा लिया था। वहाँ से मेरे इकॉनमी काफ़ी हद तक कवर हो गया था। बेसिकली ये न्यूज़पेपर से भी काफ़ी लिमिट तक कवर हो जाता है इकॉनमी का पार्ट जो है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी पे बनते हैं कि करंट में क्या चल रहा है। जैसे RBI ने कोई स्टेप लिया तो वो क्या सही है या नहीं, फिस्कल मैनेजमेंट से रिलेटेड, और उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक से भी इकॉनमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि बजट में क्या प्रावधान है या स्कीम्स कोई हाईलाइटेड है बहुत तो उसके प्रावधान पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बेसिकली जो करंट में है मैंने वही किया था, कुछ एक्स्ट्रा उस पर इकॉनमी पे एफर्ट नहीं किया था। लेकिन हाँ, अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट हैं तो जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाएँ यू विल बी एबल टू कवर इट। GS4 की बात करें जो कि एथिक्स का पेपर है, तो एथिक्स के लिए एक मेन स्पेसिफिक दृष्टि की एक घटना चक्र की मेन स्पेसिफिक एथिक्स के लिए GS4 के लिए एक बुकलेट आती है। तो प्रीलिम्स से पहले आई थिंक मैंने 40 to 50% वीडियोस देख के कवर किया था एथिक्स का जो भी सिलेबस था, और वो मैंने लुकमान IAS का
कोचिंग वीडियो है उससे कवर किया था। और जब मेरे प्रीलिम्स ओवर हो गया था तो उसके बाद मैंने एथिक्स जो था वो रिज़ल्ट प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आने के बाद कवर किया था 100%। वो मैंने कवर किया था वही घटनाचक्र के बुकलेट से। और उसमें मैंने एक एक जो टर्म्स दिया हुआ है एथिक्स के सिलेबस में, जो एक एक कीवर्ड दिया हुआ है उसको डिफ़ाइन करने पे मैंने ज़्यादा जोर दिया था। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सुएशन है टॉपिक, या एटीट्यूड या एप्टीट्यूड टॉपिक है, तो उसको मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिफ़ाइन करना सीखा था। डेफिनेशन उसकी याद की थी, जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद नहीं भी हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है या किसी बड़े पर्सनालिटी ने एटीट्यूड या एप्टीट्यूड जैसे टॉपिक्स को डिफ़ाइन किया है, तो अगर आप उनका नाम मेंशन करके और फिर डिफ़ाइन करते हो तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो मैंने हर कीवर्ड के साथ किसी एक बड़े पर्सनालिटी का डेफिनेशन लिखने की कोशिश की थी। तो इससे मेरा एथिक्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, या जो इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं हम, वो बहुत अच्छा हो गया था। और कंक्लूजन में मैं कोशिश करती थी कि जो एथिक्स का आंसर है वो मैं हर एक स्टेटमेंट के बाद एक एग्जांपल के साथ फिनिश करूं। जैसे कि अगर ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं कोशिश करती थी उसमें 4-5 मैं एग्जांपल्स डालूं ही डालूं। और कोई कोट्स अगर उससे रिलेटेड है तो आप किसी कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो उसको उस पर्टिकुलर आंसर में, और कंक्लूड करने में भी आप किसी कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हिंदी जो है, मैंने अरिहंत की एक बुक आती है तो वहाँ से मैंने कवर की थी। उसमें जो सिनोनिम्स, पर्यायवाची और जो विपरीत शब्द होते हैं वो याद करना, और वहाँ से जो कोट्स दिए होते हैं जिनका मतलब कहावतें, मुहावरे होते हैं, वो मैंने अरिहंत से कवर किया था। और मैंने सिंस क्लास 8 तक मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की थी, तो हिंदी में मुझे उतनी दिक्कत आई नहीं। बस मुझे कुछ टर्म्स याद करने थे जो मेरी अरिहंत से कवर हो गई थी। तो अरिहंत एक अच्छी बुक आती है, उससे काफ़ी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जो यूपी पीसीएस के होते हैं। और लेटर राइटिंग वगैरह भी उसमें अच्छे से दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप एक एनालाइज कर सकते हो पैटर्न पूरा। तो मैंने क्या किया था कि सारे जितने भी अभी तक के मेंस के जो पेपर हुए हैं यूपी पीसीएस में 4-5 सालों के, वो मैंने डाउनलोड किया था। और एक एक टॉपिक को, एक एक पेपर को मैंने उठा के देखा था। फिर मैंने उसका एक पैटर्न चेक किया कि 2019 में ये लेटर लिखने को मिला था, तो 2022 में दूसरे, 2021 में दूसरे किसी टॉपिक पे लिखा था। तो जब आप एक पैटर्न आपको एनालाइज हो जाता है, जब आप समझने लगते हो कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो मैंने तो जब भी मैं पढ़ने बैठती थी या जब भी मैं कोई टॉपिक उठाती थी, तो सबसे पहले मैं यही देखती थी कि उसका क्या पैटर्न रहा है, उस पर कितने साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा गया भी है या नहीं क्वेश्चन पूछा गया एक भी, और अगर पूछा गया है तो कितनी बार, 1 बार, 2 बार या 3 बार। कई क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, जैसे कि GS2 का जो फाइनेंस कमीशन है वो ऑलमोस्ट हर साल ही पूछा गया, तो ये टॉपिक तो आपको करना ही करना है। तो ऐसे आप सारे पेपर्स के लिए एक पैटर्न आप निकालो, आप सारे एनालाइज करो जो भी अभी तक मेंस के पेपर हुए हैं, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, और जिससे आपको तैयारी में एक क्विक टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, और एक क्विक एनालिसिस हो जाएगा। तो आपको टाइम कम देना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे की बात करें तो ऐसे मेरा चूँकि राइटिंग शुरू से सही रहा है स्कूल टाइम से ही, तो ऐसे में मैंने कुछ ऐसा सच प्रैक्टिस नहीं की थी। बट हाँ, मैंने कई सारे ऐसे से जस्ट 1 हफ्ते पहले मैंने कई सारे कोट्स वगैरह लिखे थे, गूगल से डाउनलोड करके मेंशन किया था एक एक टॉपिक पे। जैसे विमेन का एक टॉपिक बहुत प्रचलन में है यूपी पीसीएस में। तो विमेन से रिलेटेड जितने भी कोट्स हैं जो किसी बड़े पर्सनालिटी ने बोले हैं, या फिर जो मुहावरे हैं या कहावतें हैं, तो मैंने एक जगह नोट डाउन कर लिया था और इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया था। ऐसे ही एग्रीकल्चर एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड कई सारे कोट्स हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला है एग्रीकल्चर से रिलेट करके, अम्बेडकर ने बोला है, अब्दुल कलाम ने बोला है एग्रीकल्चर पे कोट्स, या फिर ऐसे कई सारी कहावतें हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह नोट कर ली थी और इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया था। तो इससे मेरा आंसर इंट्रोड्यूस करना और ख़त्म करना दोनों बहुत आसान हो गया था। मैंने ऐसे में कोशिश की थी कि जो मेरी स्टार्टिंग हो वो एक कहानी से शुरू हो। मैंने 3 ऐसे लिखे थे यूपी पीसीएस में, और मेरे तीनों ऐसे एक कहानी से, एक एनेक्डोट जिसको बोलते हैं, एक कहानी से शुरुआत की थी। जैसे विमेन से रिलेटेड एक टॉपिक था इस बार यूपी पीसीएस में, तो मैंने उसमें मैरी कॉम की कहानी डाली थी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक था, तो उसमें मैंने कोविड के दौरान एग्रीकल्चर का क्या रोल रहा है
ये वाली कहानी डाली थी। तो ये एक टॉपिक स्टार्ट करने का ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और कंक्लूड करने में मैंने ज़्यादातर अब मुहावरों से और कहावतों से या किसी बड़ी पर्सनालिटी के कोट से ख़त्म किया था। ऐसे एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ज़्यादातर डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स वगैरह नहीं बना सकते। तो ये सिंपल आपको सेंटेंस वाइज ही लिखना होता है। और जितने भी बाकी के जीएस पेपर्स थे, मैंने सब में ऑलमोस्ट हर एक आंसर में मैंने डायग्राम्स और फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। शब्दों का बहुत कम इस्तेमाल करना है आपको, तो इससे सीखा जा सकता है। मैंने हर एक आंसर में अपने डिज़ाइंस बनाए हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आंसर्स को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। और इससे एग्जामिनर पे भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसको कम पढ़ना पड़ता है और डायरेक्ट उसे टू द पॉइंट आंसर मिल जाता है। तो मार्क्स फेच करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। आंसर राइटिंग मैंने प्रीलिम्स के जस्ट एक दिन बाद स्टार्ट कर दी थी। और सबसे पहले तो बैठ के मैंने प्लान आउट किया था कि मुझे कितने दिन में कितने पेपर्स को ख़त्म करना है। GS1 का मैंने प्लान आउट किया था कि मुझे फर्स्ट डे में सोसाइटी का पूरा पार्ट कवर कर लेना है। फिर ऐसे मैंने सारे एक एक करके सारे का प्लान आउट कर रखा था और एक टाइम फ्रेम सबके लिए सेट कर दिया था कि मुझे इतने दिनों में ये ख़त्म करना ही करना है। अगर आंसर राइटिंग की बात करें तो सबसे पहले मैं वही पैटर्न एनालाइज करती थी। मैंने सारे 2018 से लेकर 2021 तक के मेंस के पेपर्स डाउनलोड किए थे। और जो भी टॉपिक है, जैसे सोसाइटी एक टॉपिक है, तो सोसाइटी से मैंने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा कि NGOs और SHGs के रोल के बारे में और विमेन से रिलेटेड, पावर्टी से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने इसके लिए मल्टीपल टाइम्स आंसर प्रैक्टिस भी किया था। आंसर राइटिंग में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता था वो मैं कोशिश करती थी किसी रीसेंट करंट की कोई न्यूज़ है तो मैं उससे शुरू करूं, या कोई डेटा है जैसे पॉपुलेशन है तो उससे रिलेटेड रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी। एक इंडेक्स था जिसमें बताया गया था कि इंडिया विल सरपास चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बाय 2023। तो इस तरह मैं क्वेश्चन शुरू करने की कोशिश करती थी किसी भी डेटा से रिलेट करके, या अगर डेटा आपके पास नहीं है तो आप सिंपली उस टर्म को डिफ़ाइन करके भी शुरू कर सकते हैं अपना आंसर। मेन बॉडी में मैं कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स यूज़ करूं। तो एरो हेड्स बहुत यूज़ किया मैंने आंसर में। तो ज़्यादातर मेरे आंसर्स अगर आप देखेंगे तो मैंने डिज़ाइंस बहुत यूज़ किए हैं उसमें। मेन बॉडी में मेरे मैक्सिमम फ्लो चार्ट्स वगैरह ही यूज़ होते थे और पाई चार्ट्स वगैरह भी काफ़ी यूज़ किए थे मैंने। कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड के रूप में दिखा सकते हैं किसी, अगर जैसे RBI ने कोई स्टेटमेंट दिया है या RBI ने कोई रीसेंट स्टेप लिया है लाइक मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, तो आप वो लिख सकते हैं। या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जो कि जैसे कि इकोनॉमी पे अगर क्वेश्चन है तो गवर्नमेंट की कोई स्कीम आप डाल सकते हैं, या गवर्नमेंट का कोई कोड जैसे कि हमारा 5 ट्रिलियन बनने का एक ड्रीम है तो उससे आप आंसर ख़त्म कर सकते हैं। या अगर कोई जैसे वुमेन रिलेटेड कोई टॉपिक है, एजुकेशन रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो उससे कंक्लूजन में हम सस्टेनेबल SDGs मेंशन कर सकते हैं कि हमारा UN का ये SDG गोल है जिसे हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसा हमारा इंटेंशन है, या इस स्कीम से हम कवर कर लेंगे। तो आंसर कंक्लूड में आप ज़रूर ये सब डालिएगा, इससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। मैंने जो नोट्स बनाए थे वो मैंने इंश्योर किया था कि सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन हो उस सब पे मेरे एक पर्टिकुलर अपना खुद का यूनिक नोट्स हो। मैंने जैसे सोसाइटी एक पावर्टी एक टॉपिक है तो मैंने गूगल सर्च किया था। पावर्टी पे बहुत सारे वेबसाइट्स ने अपने नोट्स डाल रखे हैं, तो मैंने सबसे थोड़ा थोड़ा उठाया, कोई डेटा उठाया, NSO का कोई डेटा है वो उठाया, RBI का कोई डेटा है वो उठाया और वो उसका पहले पेज से मेंशन करना शुरू किया। और इस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए थे और मैंने कोशिश की थी कि वो बहुत कम से कम शब्दों में वो कवर हो जाए मेरे जो भी नोट्स थे। तो मैं कीवर्ड ही लिखती थी अपने नोट्स में, क्योंकि आफ्टर ऑल देखा जाए तो इलाबोरेट तो मुझे ही करना है फाइनल आंसर में, तो मैं बस उतना ही लिखती थी जितना मुझे समझ में आए। तो अगर आज की डेट में मेरे नोट्स कोई और पढ़ेगा तो शायद उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरे खुद के नोट्स हैं। मेरा जो टाइम टेबल होता था, चूँकि मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं सुबह उठना पसंद करती हूँ, तो मैं सुबह अपने उठती थी, नमाज़ के बाद मैं थोड़ा बहुत खाती पीती नाश्ता करती थी, फिर मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। वहाँ मैं बैठ के अपना मॉर्निंग में मैं कोशिश करती थी कि न्यूज़पेपर कवर कर लूँ। मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ती थी, इंडियन एक्सप्रेस। पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उसके बाद फिर मैं अपना प्लान करती थी। मैंने एक डायरी मेंटेन की थी कि मुझे आज क्या क्या कंप्लीट करना है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं अपना डायरी निकालती थी, उसमें मैं लिखती थी कि आज मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और कितनी देर में करना है और किस टाइम तक करना है, मैं ये भी साइड में मेंशन करती थी। और साइड में एक टिक बॉक्स भी बनाती थी कि वो हुआ या नहीं हुआ। अगर वो पर्टिकुलर टारगेट कंप्लीट हो गया तो मैं ग्रीन सिग्नल लगाती थी, और नहीं हुआ तो मैं उसको क्रॉस करती थी और वो मैं नेक्स्ट डे में ऐड ऑन हो जाता था।
तो ऐसे मैं अपना टारगेट सेट करती थी, फिर मैं उस पे लग जाती थी और करीब 10 बजे से मेरा मेन टारगेट शुरू होता था। पहले फर्स्ट हाफ में मैं एंथ्रोपोलॉजी जो मेरा ऑप्शनल है उसको कवर करती थी। चूँकि अब ऑप्शनल हट गया है तो आप जीएस के कोई सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो मेरा ऑप्शनल लंच टाइम तक हो जाता था। फिर मैं 1 या 1:30 बजे तक, जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक मैं बैठी रहती थी टेबल पे। उसके बाद मैं लंच के लिए उठती थी। लंच मैं घर से लेके जाती थी, मेरा टिफ़िन लेके जाती थी और मेरे कुछ दोस्त भी थे, तो हम साथ में बैठ के लंच करते थे। लंच में हम ज़्यादा टाइम नहीं देते थे क्योंकि ये मेंस का टाइम था, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में फ़ोकस करना था। तो लंच में 10 से 15 मिनट में लंच कर लिया, फिर वापस टेबल पे जाते थे, फिर बैठ जाते थे। और चूँकि खाने के बाद नींद ज़्यादा आती है तो कोशिश करते थे कि कम ही खाएं, और अगर नींद आ रही है तो जब वापस हम जाते थे अपने टेबल पे तो एक वीडियो देख लेते थे। वो वीडियो कोई न्यूज़ रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई सॉन्ग आप सुन लीजिए अगर आपको सॉन्ग सुनना पसंद है तो, जिससे कि आपको नींद ना आ जाए। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि सुबह के टाइम झपकी बहुत आती है, नींद बहुत आता है सुबह 10 से 11 बजे के अराउंड। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हो, तो मैं क्या करती थी, मैं इंस्टाग्राम खोल लेती थी, तो उससे मेरी नींद गायब हो जाती थी। तो 5-10 मिनट इंस्टा चलाया, फिर बंद कर दिया, तो झपकी मेरी गायब हो जाती थी। फिर मैं पढ़ने पे लग जाती थी। और लंच के बाद भी आप ये करना चाहो तो कर सकते हो, या कोई वीडियो देख लो जो प्रोडक्टिव यूज़ कर लो, टाइम यूटिलाइजेशन आपका अच्छा हो जाएगा। फिर शाम में एक बार मेरा एक जीएस का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाता था, तो शाम में करीब 4-5 बजे के अराउंड मैं चाय पीने के लिए उठते थे और हम सब दोस्तों के साथ जाके चाय पीते थे। फिर वापस आके फिर से टेबल पे बैठ जाते थे और फिर पढ़ाई करते थे। और जो मेरा सेकंड हाफ़ होता था उसमें मैं मोस्टली कवर करती थी कि मेरा एसे वाला पोर्शन जिसमें कोट्स लिखना हो, या हिंदी वाला पोर्शन, और करंट अफेयर और यूपी स्पेशल। तो ये 4 चीज़ें मैं शाम के लिए रखती थी सेकंड हाफ़ में। तो ये चलता था करीब 9 साढ़े 9 बजे तक, और उसके बाद फिर मैं घर चली जाती थी। घर पे जाके मेरा ये था कि मैंने डिनर किया और उसके बाद जो मैंने पूरे दिन पढ़ाई की है उसको रिवाइज़ करना। एक बार मैं उसको रिकॉल कर लेती थी क्या क्या मैंने पढ़ा है। उसके बाद फिर मैं सो जाती थी क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। तो आपको करीब 6 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। तो मिनिमम मेरा 6 घंटे और मैक्सिमम 6.5 या 7 घंटे तक चलता था नींद, मेरा स्लीपिंग टाइम जो था। फिर मैं सुबह वही उठती थी और वही दिनचर्या होती थी मेरी। मेरा इंटरव्यू 13 मार्च को था और प्रोफेसर रामजी मौर्य सर का बोर्ड था मेरा। उसमें करीब मेरा इंटरव्यू 20 मिनट तक चला था। और प्रोफेसर मौर्य सर हैं, चेयरमैन थे मेरे बोर्ड में, और उनके साथ 3 और मेंबर्स थे। तो 20 मिनट तक के इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे और काफ़ी आपकी सोचने की क्षमता और आपकी डिसीजन लेने के पावर को उन्होंने चेक किया था। कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहे हैं, एक तो चेयरमैन सर ने मुझसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में फ़ीमेल लिटरेसी का बहुत अभाव है, फ़ीमेल लिटरेसी बहुत कम है बाकी जगहों के कंपैरिजन में, तो इसकी ज़िम्मेदार आप किसे मानती हैं, महिला या पुरुष? और मुझे किसी एक को ही चुनना था, या तो महिला को या पुरुष को। तो इस पर काफ़ी देर तक कॉन्वर्सेशन चला था चेयरमैन सर से। फिर एक मेंबर ने मुझे, चूँकि मेरा कंप्यूटर साइंस रहा है, तो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे बीटेक रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, और एजुकेशन सेक्टर में इसको टेक्निकल चीज़ों को जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, और इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फ्यूचर है, ये पूछा था मुझसे। और उन्होंने पूछा था कि भोजपुरी को नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में या 8th शेड्यूल में डालने में क्या क्या अड़चने हैं और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये पूछा था। और मुझसे पूछा गया था कि ODOP प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि इलाहाबाद का क्या है, आगरा, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर का ODOP प्रोडक्ट पूछा गया था। और जैसे इलाहाबाद का ODOP प्रोडक्ट मूंज है, तो मुझसे पूछा गया था मूंज कहाँ इस्तेमाल होता है। एक पैनल मेंबर्स थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आप किसी जगह पे पोस्टेड हैं एज एन SDM, तो आप ऐसा क्या कदम या क्या स्टेप्स लेंगी जिससे कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ ना भागें और वो खुद जॉब क्रिएट करें। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्टार्टअप रिलेटेड क्वेश्चन था ये। और कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में मुझसे पूछा गया था कि चूँकि मेरा सेकंड प्रायोरिटी DSP भरा था मैंने,
तो कमिश्नरेट सिस्टम क्या कैसे अलग हुआ, किस किस ज़िलों में अभी ये चल रहा है, ये पूछा गया था। इंटरव्यू के लिए मैंने 5-6 जगह मॉक दिया था, जैसे कि ध्येय में, दृष्टि में और संस्कृति IAS में, GS वर्ल्ड में। तो मॉक से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, मुझे डूज़ एंड डोंट्स पता चले थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इंटरव्यू के लिए तो मॉक्स तो मुझे काफ़ी फ़ायदा किया था। तो मुझे लगता है सबको एक मॉक दे देना चाहिए, जिससे कि फाइनल में अगर कुछ गलती के चांसेस हैं, जो बेसिक चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए वो हो रहे हैं, तो वो सुधार किया जा सकता है। सोशल मीडिया मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहती हूँ, मैं व्हाट्सएप चलाती हूँ, फेसबुक पे मेरी कोई आईडी नहीं है। तो जब भी मैं बोर होती थी मैं इंस्टाग्राम चलाती थी, व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ चैटिंग कर लेती थी, मम्मी के साथ चैटिंग करती थी। तो ये चीज़ें हैं कि मैंने कभी पूरी तरह से कट ऑफ नहीं किया था। मैंने इंटरव्यू से आई थिंक 1 हफ़्ते पहले अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि वो मुझे थोड़ा लगा उस वक्त की डिस्ट्रैक्टिंग है, मुझे न्यूज़ पे ज़्यादा अपडेट रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने 1 हफ़्ते के लिए ही बस डीएक्टिवेट किया था। बाकी मेरे पूरे मेंस के टाइम मेरा इंस्टा एक्टिव था, मेरे प्रीलिम्स के टाइम इंस्टा एक्टिव था। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरी तरह से सोशल लाइफ से कट ऑफ हो जाएं, एक बैलेंस्ड वे में भी आप आगे चीज़ों को आगे लेके जाया जा सकता है। और मैंने पढ़ाई कभी घंटों के हिसाब से नहीं की, ये नहीं सोचती थी कि मुझे 8 घंटे 10 घंटे या 24 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। जब भी मुझे ऐसा लो फील होता था मैं घूमने निकल जाती थी, फैमिली के साथ आउटिंग पे निकल जाती थी या दोस्तों के साथ बाहर निकल जाती थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये सब जो चीज़ें हैं, या जो लोग बोलते हैं कि 24 घंटे में से 28 घंटे पढ़ना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सब चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं, आप फुल टू एंजॉय भी कर सकते हैं, साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। तो फैमिली टाइम भी और दोस्तों के साथ टाइम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है। तो कट ऑफ करने की बिल्कुल ज़रूरत मुझे तो नहीं लगी, और ना ही मैंने किया था। इन सब चीज़ों के साथ लेके, फैमिली के साथ लेके, दोस्तों के साथ लेके मैंने ये 6th रैंक हासिल की थी। मेरी जो पढ़ाई हुई थी सिविल सर्विसेज की, मैंने उर्दू IAS अकेडमी में मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ मैं कोविड के टाइम वहाँ 1 साल के लिए एनरोल थी। उसके बाद फिर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम है, वहाँ पे मैं 2 साल रही हूँ, वहाँ से प्रिपेयर किया है। तो वहाँ का सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, IPS IRS लोग हैं, तो उनसे काफ़ी गाइडेंस मिल जाती है। तो पता चलता है कि आपके प्रिपरेशन में आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो, क्या क्या कमियाँ हैं आपके प्रिपरेशन में। तो वहाँ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और जो मेरी प्रिपरेशन जो स्ट्रैटेजी थी उसको एक प्रॉपर चैनलाइज कर पाई मैं उनकी गाइडेंस की वजह से। और जहाँ तक कोचिंग की बात है, तो कोचिंग अगर आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए तो डेफ़िनेटली आप करिए, बट ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग से ही आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि जामिया का RCA है, अलीगढ़ का RCA है, भागीदारी भवन है, ऐसी तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं। आप पता करिए और देखिए आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए। और अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या फिर इन जगहों पे भी एलिजिबल नहीं हो, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आप सिंपल एक लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, लाइब्रेरी में अपना एक टाइम टेबल सेट करिए और डेली कोशिश करिए कि आप उस पर कंसिस्टेंट रहें। आप जो भी प्लान बनाएं, जो भी स्ट्रैटेजी बनाएं, ट्राई टू स्टिक ऑन दैट, क्योंकि अगर जब तक आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक आप ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिससे कि आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो आपने प्लान आउट किया है वो ग्राउंड लेवल पे दिखेंगी। और ये एक लॉन्ग जर्नी है, तो ये सिर्फ 1 दिन के डिसिप्लिन में या 1 महीने के डिसिप्लिन में या 3-4 महीने के डिसिप्लिन में नहीं आने वाला। आपको अपने लगन में, आपकी मेहनत में, आपकी जो जर्नी है उसमें कंसिस्टेंट रहना है, और तभी ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। कई बार होता है कि लोग ब्रेक ले लेते हैं, 1 महीने तक जम के पढ़ते हैं, फिर 1 हफ़्ते का ब्रेक ले लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी आप कंसिस्टेंट रहो, भले आपको 1 हफ़्ते या 1 दिन कोई काम पड़ रहा है तो उस दिन कम पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो, छोड़ना नहीं है। मतलब 1 दिन भी मिस नहीं करना है। भले हो सकता है आपको सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम मिले 1 दिन, लेकिन पढ़ो, न्यूज़पेपर भी मत स्किप करो, कुछ ना कुछ पढ़ो पर डे, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। और आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको खुद को फील कराना है कि हाँ मुझे ये करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। कई बार होता है कि हम बार बार जब पढ़ते हैं और हर दिन एक ही दिनचर्या रहती है तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो ये बोर्डम से ब्रेक भी मिलना चाहिए। तो मैं क्या करती थी, सोशल मीडिया तो था ही एंटरटेनमेंट के लिए, इसके अलावा मैं कभी कभी खेलने भी चली जाती थी, या जिम करना भी मुझे पसंद है तो मैं जिम भी करती थी। मुझे एरोबिक्स करना बहुत पसंद है, तो एरोबिक्स से काफ़ी मूड फ्रेश हो जाता था, तो मैं कई बार ये भी करती थी। तो जो मेरी हॉबी है वॉलीबॉल खेलना और अप साइकिलिंग, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो जब भी मैं पढ़ाई से बोर होती थी या तो वॉलीबॉल खेलने निकल जाती थी, अगर इसका टाइम नहीं मिलता था तो बैडमिंटन खेलती थी।
थी, अगर बैडमिंटन का वो कुछ चांस नहीं है तो अब साइकिलिंग करती थी घर पे बैठ के जब अकेले होती थी तो ये सारी चीज़ें थी जो एक मोनोटोनस जो प्रिपरेशंस होता है उसको ब्रेक करता है और आपको एक फ़्रेश और एनर्जेटिक बनाता है। ये चीज़ें आपके माइंड को जब दूसरी जगह ले जाता है, फिर आप वापस आते हो तो एक फ़्रेश माइंडसेट के साथ फिर से पढ़ने बैठते हो। तो मुझे लगता है आपको इक्वली टाइम अपने हॉबी को भी देना चाहिए, जिससे कि ना आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस इंश्योर होती है बल्कि आप मेंटली भी बहुत फिट रहते हो और नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट करने के लिए एकदम सेट रहते हो। अभी का जो एग्ज़ाम है 2023 का वो 14 मई को है, तो जो भी एस्पिरेंट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनसे अभी एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अभी प्रीलिम्स पे लग जाओ और जम के लग जाओ। जो भी करंट अफेयर की मैगज़ीन्स आई थिंक मार्केट में अभी आ चुकी होंगी, तो एटलीस्ट 2 मैगज़ीन आप उठाओ करंट के लिए और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो। जो आपकी स्टैटिक सब्जेक्ट हैं वो तो आई एम श्योर चल ही रही होंगी और मॉक सीरीज़ पे उतना ध्यान अभी देने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप चाहो तो 7-8 मॉक लगा सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज़। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करो, खास करके जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं और जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कई बार रिपीट देखने को मिल जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के प्रीवियस से जो भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक के, उसको बहुत अच्छे से करो और अगर आप चाहो तो उसके नोट्स भी बना सकते हो, जैसा कि मैंने बनाया था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स बनाए थे एवर नोट पे, तो आप ये करके भी मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर सकते हो। और अभी बस लग जाओ, प्रीलिम्स में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग DKT।